गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी क्लास 10 एनसीईआरटी बुक मैथ का बात करेंगे हम लोग, है ना। मैथ सब्जेक्ट का बात करेंगे। एक्सरसाइज कितना पढ़ना है जी? 3.1। एक्सरसाइज 3.1 मतलब चैप्टर 3 पढ़ना है ना। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? दो चर वाले रैखिक समीकरण जुग्म। अच्छा, रैखिक समीकरण कहने का मतलब क्या हुआ कि उसका घात कितना हो? एक हो, है ना। दो चर वाले कहने का मतलब क्या हुआ कि उसमें दो चर हो। उसमें कितना चर हो? दो चर हो। चर किसे कहता है? जिसका मान बदलता रहता है। जैसे एक्स वाई जेड एबीसीडी जो कुछ भी हम मानते हैं ना बैठाने, जैसे मान लीजिए ए एक्स प्लस बी लिख रहे हैं, लिख रहे हैं तो इसमें एक्स का है चर है और ए बी का है अचर है। यानी ए बी की जगह पर कोई अंक रहेगा, कोई संख्या रहेगा, लेकिन एक्स जगह पर क्या रहता है? एक्स का वैल्यू निकाला जाता है ना। तो उस तरह हमको पढ़ना है यहाँ पर कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जुग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण जुग्म, रैखिक समीकरण जुग्म, है ना। अब देखिए कैसे होता है, इसका व्यापक रूप क्या होता है। तो पहले देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण जुग्म के बारे में जब बात करते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि इसमें होता यह है ये वन एक्स। ऐसे तो मान लीजिए कि अगर एक समीकरण है दो चर वाला तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होगा, जहां ए बी तथा सी क्या होगा? कोई पूर्णांक होगा, है ना। कोई पूर्णांक होगा। ए बी सी क्या होगा? कोई पूर्णांक होगा। और क्या होगा? एक्स वाई जो है वो अचर होगा। अब यहाँ ध्यान समझिएगा कि एक्स वाई का वैल्यू कितना है, घात कितना है। तो एक्स वाई का घात कितना है? एक्स का भी घात एक है, वाई का भी घात एक है, दो गो चर है। तो इसको क्या कहेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। अब बात होती है जुग्म। जुग्म मतलब क्या होता है बाबू? जुग्म मतलब लड़की, जुग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। जुग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। जोड़ा मतलब क्या? दो गो रहेगा तो ये एक है। अगर मान लीजिए जब जुग्म की बात करते हैं तो इसको a1 b1 और c1 कर देंगे और ये क्या होगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या हो जाएगा? 0, है ना। जहां पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जहां लिख देंगे क्या? a1 b1, फिर क्या होगा? a1 b1 c1, a2 b2 c2 का है जी? कोई पूर्णांक है ना। एक्स वाई का है जी? चर है, चर है जिसका मान बदलता रहता है। अब इसका वैल्यू हल निकालना है, इसको ग्राफ विधि सॉल्व करना है, ग्राफ में दर्शाना है। इसके बारे में हम लोग को बात करना है ना। तब किस कैसे बनाएंगे इस पर हम क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 3.1। एक्सरसाइज नंबर कितना है जी? एक्सरसाइज 3.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं हम, ठीक है। इसको देखिए क्वेश्चन जो है ना, इसको लिखना है किस में? बीजगणितीय रूप में लिखना है और फिर ग्राफीय रूप में भी व्यक्त भी करना है। देखिए जब किसी क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन देगा कि 2 किलो आलू और 3 किलो प्याज का मूल्य 60 रुपया है, उसी प्रकार से 5 किलो आलू और 6 किलो प्याज का मूल्य 70 रुपया हो गया। तो फिर इसको बीजगणितीय रूप में कैसे करिएगा? इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सीखना है ना। तो यहाँ वो तो क्वेश्चन हम अपने से बोले, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का हो जाएगा। पहले नॉर्मल क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर इसको बनाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लेता है। मान लीजिए कह रहा है कि 2 केजी आलू और 3 केजी प्याज का मूल्य मान लीजिए 24 रुपया है। कितना रुपया जी? 24 रुपया है। तथा 3 केजी आलू और 2 केजी प्याज का मूल्य, 2 केजी प्याज का मूल्य, 2 केजी प्याज का मूल्य मान लीजिए कि हो जा रहा है 48 रुपया, 48 रुपया है। तो बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर रहे है ना। बीजगणितीय रूप में व्यक्त करें।
ये आपका क्या हुआ, क्वेश्चन हुआ, है ना। क्वेश्चन कर रहा है कि 2 केजी आलू और 3 केजी प्याज का मूल्य 24 रुपया है और 3 केजी आलू और 2 केजी प्याज का मूल्य 48 रुपया है, तो इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करें। तो देखिए एक्स वाई जेड हम कब मानते हैं, किसको मानते हैं, एक्स वाई जेड या एबीसीडी कुछ भी मानने का काम करते हैं ना, किसको मानते हैं, जिसको ज्ञात करना होता है। जब नहीं पता होता है हम उसको मानते हैं ना। तो इसमें क्या नहीं पता है, तो हमको 1 किलो आलू और 1 किलो प्याज के मूल्य नहीं पता है, क्योंकि 3 किलो आलू 2 किलो प्याज जो कह रहे हैं तो मिला के ना पैसा हम दे रहे हैं, अलग अलग थोड़ी दे रहे हैं। अलग अलग देते तो हम आसानी से निकाल लेते कि भाई 1 किलो का इतना रुपया हुआ, लेकिन नहीं पता है तो मान लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे, माना 1 केजी 1 केजी आलू का मूल्य पर रुपया 100 रुपया और 1 केजी प्याज का मूल्य y रुपया। ठीक है, अब इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। 100 मान लिया, जब आपको 1 किलो आलू का मूल्य पता है, 1 किलो प्याज का मूल्य पता है, तो जितना आप खरीदे उसमें तो उस किलो के हिसाब से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, गुणा कीजिएगा ना किलो के हिसाब से। तो हम आलू कितना 2 किलो खरीदे हैं, 1 किलो आलू का मूल्य 100 रुपया है, तो 2 किलो आलू का मूल्य गुणा करेंगे ना उसमें 100 में 2 में, तो 2x हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है कि 1 किलो प्याज का मूल्य y रुपया है, हम 3 किलो प्याज खरीदे हैं, यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न से। क्या करेंगे, हम 3 किलो प्याज खरीदते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो क्या होगा 3y होगा, 3y दोनों को मिला दिया, मिला के 24 रुपया लग रहा है। ये हमारा क्या मिला है, ये पैसा मिला है कि इतना रुपया आलू का हो गया, इतना रुपया प्याज का हो गया, है ना। दोनों मिलाकर हम कौन रुपया दे रहे हैं, 24 रुपया, है ना। तो मिलाकर ना दे रहे हैं, तो जब मिलाकर दे रहे हैं तो प्लस के चिन्ह देंगे। मिलाकर जब दे रहे हैं, जब मिलाने की बात है तो जोड़ने की बात है, और जोड़ने की बात है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा, है ना। ठीक उसी प्रकार कह रहा है कि 3 किलो आलू और 2 किलो प्याज का मूल्य 48 रुपया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बताओ तो तुम लोग, क्या लिखेंगे 3x प्लस 2y, क्योंकि 3 किलो आलू तो 1 किलो आलू का 1 रुपया, तो 3 किलो 3x, और 1 किलो आलू का मूल्य y रुपया, तो 2 किलो प्याज का मूल्य तो 2y, और दोनों मिलाकर रुपया दिया 48 रुपया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा क्या हुआ, तैयार हो गया, क्या बीजगणितीय रूप। अब कहे ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए तो कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को अब हम लोग क्या करना है, ग्राफीय रूप में क्या करना है जी, व्यक्त करना है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे सारणी, है ना। तो सारणी कैसे बनाएंगे, लिखेंगे समीकरण 1 के लिए सारणी, समीकरण 1 के लिए सारणी, है ना। ये क्वेश्चन हम अपने से लिखे हैं, बुक का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये यहाँ x हो गया, ये y हो गया। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, तो सुनिए, जब x बराबर 0, एक बार x बराबर 0 रखेंगे, एक बार y बराबर 0 रखेंगे, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे, तो 2 इंटू 0 प्लस क्या, हाँ तो 0, एक बार 0 रखने पर ऐसे लो, कोई बात नहीं है ना। तो 2 इंटू 0 है ना प्लस 3y बराबर 24, ये तो कट जाएगा ना, ये तो खत्म हो जाएगा ना। तो 0 प्लस 3y बराबर 24 हो जाएगा, यानी y बराबर क्या होगा 24 बट्टा 3, 3 8 24, 8 आ जाएगा। y का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया, यानी x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू 8 आ गया। अब y का वैल्यू 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, y का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग 0 रखेंगे। तो चलिए यहां रखते हैं y बराबर 0 रखने पर, है ना। तो सुनिए 3x प्लस 2x प्लस 3 गुणे 0 बराबर 24, तो ये तो 0 हो जाएगा। 2x बराबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब 12 गुना 24 होता है, x का वैल्यू कितना आ गया 12, यानी y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू कितना आया 12 आया ना। अब देखिए जगह कम है, इसको ऐसे कर दे रहे हैं, है ना। समीकरण 2 के लिए सारणी बना दो, क्या, अब इसके लिए इस समीकरण 2 के लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा। हाँ अब सुनिए क्या हुआ, क्या समझ, अरे भाई जब x के वैल्यू यहाँ पे x जगह पर 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 3 इधर जाएगा तो इसको काटेगा ना, तो 3 8 24 होता तो 8 नहीं आएगा,
अब फिर यहाँ y जब 0 रखें तो ये 0 हो जाएगा, तो 2 इधर जाएगा तो वही काम होगा, तो 12×2 = 24 नहीं होता है, तो 12 नहीं आएगा x का वैल्यू। फिर उसी तरह इसके लिए काम करते हैं, तो अगर x का वैल्यू अगर 0 यहाँ पर रखते हैं तो 2 इधर जाएगा तो काटेगा इसको, 24×48 होगा। बात समझ आ रहा है? 24 इधर गुणे में तो इधर भाग में जाएगा, जैसे 3 × 0 + 2y = 48, तो कितना होगा y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 0 नहीं होगा, y बराबर हो जाएगा आपका 48/2, तो क्या हो गया यहाँ पर 24, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 24 आ गया, यानी x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 24 आ गया, है ना। फिर अगर y बराबर 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखने पर तो इसमें y के जगह पर 0 रखेंगे तो 3x + 2 × 0 = 48, ये कितना होगा 3x बराबर 48 हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा 48/3, तो 16 × 48 होता है, x का वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया, 16 आया ना। यानी कि जब हम समीकरण 1 में x बराबर 0 रखे तो y का वैल्यू 8 आया, समीकरण 1 में y बराबर 0 रखे तो x का वैल्यू 12 आया, जब समीकरण 2 में हम x बराबर 0 रखे तो y का वैल्यू 0 आया, y बराबर 0 रखे तो x का वैल्यू कितना आया 16 आया। अब इस दोनों सारणी को आपको ग्राफ में बनाना है, क्या करना है ग्राफ बनाना है, ये दोनों प्लस में है तो हम केवल प्लस वाला ही चिन्ह ले लेते हैं इस पर, ठीक है, इधर माइनस होता है इधर माइनस होता है ना। है ना, क्या होता है यहाँ पर ये वाला इधर ले लेते हैं, ठीक है, इधर ये जो बढ़ेगा इधर बढ़ेगा और ऊपर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब दिख रहा है तो इधर ये बढ़ेगा तो इधर नेगेटिव होगा, इधर -1 -2 -3, इधर भी -1 -2, है ना, चूंकि इसमें कोई माइनस वाला नहीं है तो माइनस इसलिए नहीं ले रहा है, केवल बता दे रहा है ना। इधर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना। इधर कितना है x y का वैल्यू 24 है, तो इसको 24 तक ले जाना पड़ेगा, है ना। ये 1 2 3 ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हो गया। अब सुनिए, इसके लिए अगर बनाते हैं तो x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 8 है, मतलब क्या है y का वैल्यू 8 मतलब क्या, x अक्ष पर y का वैल्यू 0, y अक्ष पर x का वैल्यू 0 होता है, यानी कहां जाएगा y अक्ष पर जाएगा, y अक्ष पर क्या होगा 1 2 3 4, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है ना, तो 3 4 5 6 7 8 वैल्यू 8 है, यहां पर जाएगा y का वैल्यू 8 है तो x वैल्यू 12 है तो ये कहां जाएगा यहाँ पर जाएगा, और इसको क्या करेंगे इस तरह मिला देंगे, हाँ ये समीकरण तैयार हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे हम 0 8 और इस निर्देशांक को क्या लिखेंगे 12 और 0, है ना। y का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 12 है, यहाँ पर x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 8 है ना। ये समीकरण क्या है 2x + 3y = 24, तो लिख दो 2x + 3y = 24। अब इसके लिए देखो x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 24, यानी यहाँ आएगा 24 लास्ट वाला, और x y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 16, यानी यहाँ आएगा, है ना। हाँ एक में दोनों बनेगा, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे 0 24 और ये क्या लिखेंगे 16 0, समीकरण क्या है ये, तो 3x + 2y = 48, और इस तरह हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, है ना। बात समझ में आ रही है। अब इसी आधार पर बनता है, देखो कहते हैं ना आप इसके आगे पढ़ाएंगे कि रेखाएं परिच्छेदी होगी तो कितना हल होगा, समांतर होगी क्या होगा, है ना, ये सब के बारे में आगे क्लास में अभी पढ़ाएंगे, है ना। इसको लिखिए